कक्षा 10वीं अध्याय 1 हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। ब्लूप्रिंट क्या कहता है, एक एक नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर वाले इसमें 2 प्रश्न आएंगे, तो कुल 7 नंबर रखता है। सबसे पहले हम वास्तविक प्रश्नों को देखेंगे, फिर 2-2 नंबर वाले को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था वास्तविक प्रश्न में 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। वहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक छांटना रहता है। यहाँ मैं केवल क्वेश्चन लिखा हूँ, आंसर निकालेंगे हम। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने छोटी कक्षाओं से पढ़ रखा है। 140 के हम गुणनखंड निकालेंगे। इकाई में 0 इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। फिर इकाई में 0 2 का जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। फिर हम देख रहे हैं इसमें 3 का नहीं जा रहा क्योंकि जोड़ने पर 8 हो रहा और 8 3 के बारे में नहीं आता है। 5 इकाई में 0 5 तो 5 का जाता है, इसमें 5 का जा रहा है, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हम लिखेंगे इसका जो उत्तर होगा वो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यदि 4 विकल्प रहेंगे तो ये वाला उत्तर आप सही उत्तर कहोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट उत्तर भर लिख रहे हैं हम समझ करके। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखो तो क्या करेंगे, 156 रहता है, उसके गुणनखंड निकालेंगे रफ में। देखिएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जा रहा 2 3 6, 2 9 18, फिर इसका 3 का जा रहा 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 एकम 13। क्लियर। इस टाइप से हमने देखा इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। वो कहते हैं आगे 6 और 20 का HCF क्या है। परीक्षा में 2 नंबर में आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। अगर 2 नंबर में आया तो HCF और LCM दोनों आए, पूछेंगे आपसे। तो HCF 6 और 20 का HCF क्या है, तो हमें मालूम था हम 6 के गुणनखंड निकालते थे। 2 3 6, 3 एकम 3, 20 के निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हम देख रहे हैं 6 के गुणनखंड जो निकाले हमने वो 2 गुणित 3 है और 20 के निकाले वो क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 है। हमें HCF निकालना है। HCF होता है महत्तम समापवर्धक, यानी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो उसको लिखते हैं हम। तो हम देख रहे हैं 6 और 20 का जो HCF होगा ये दोनों में दिख रहा है ना, तो 2 हो जाएगा। इसका उत्तर कौन क्या होगा, 2 होगा। ये ना परीक्षा में ABCD करके 2 5 7 कुछ भी लिखा होगा, 2 वाले को आंसर का हो गया। आ रही बात समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूँ। आगे 6 और 20 का LCM क्या होगा, तो इकट्ठा लिख कर निकालते रहे हम। 6 और 20 का हम यहाँ जहाँ कहीं भी कर सकते हैं, रफ दिखती है हमें। जब LCM निकालते हैं इकट्ठा लिखते हैं अपन। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 3 वैसा वैसा, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। इनका गुणा करेंगे हम। 2 दूनी 4 तेरी 12 पंजे 60। तो हम कहेंगे इसका जो LCM होगा वो 60 होगा। आपको 60 याद नहीं करना, कैसे निकलता वो दिमाग में होना चाहिए आपके। क्लियर। आगे देखेंगे 26 91 का HCF क्या होगा। इसमें भी 26 और 91 के हम गुणनखंड निकालेंगे रफ में। तो देखिएगा 26 के निकालने जा रहे हैं हम। 26 के निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। 91 के निकालेंगे हम। इसमें हम जानते हैं 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो हमने देखा 26 के 2 गुणित 13 होते हैं गुणनखंड और 91 के होते हैं अपने 7 गुणित 13। जब HCF निकालना है हमें, HCF ऑफ 26 to 91, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 13 दिख रहा है, तो 13 लिख देंगे। इसका जो HCF होगा वो 13 होगा। यानी ये रफ कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्टिव इसलिए रफ कर रहे हैं। अपन 2-2 नंबर में देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव सारी बात लिख कर देखेंगे और समझेंगे, उतारेंगे भी। ठीक है। अब इसको देखिए 26 91 का LCM हम जानते थे। 26 91 को एक साथ लिखते थे हम इस टाइप से। LCM निकालते तो इकट्ठा निकलता है ऐसा। ठीक है ना। और 2-3 विधियाँ होती है, मैंने इस विधि से निकालने जा रहे हैं। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 91 वैसे के वैसे। अब 7 का जा रहा है, 13 वैसा के वैसा, 13 का 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 का जा रहा, 13 एकम 13 है। ठीक है ना। तो इनका गुणा करेंगे हम। 13 सत्ते 91, 91 में 2 का करेंगे हम। 91 में 2 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 182। तो इसका जो LCM होगा वो 182 होगा। ये मैंने सीधे आंसर लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं कि ABCD 4 दे रहे हैं, उसमें से कोई एक लिखना पड़ता है। ठीक है ना। ये हमने 6 प्रश्नों को देखा है। आगे भी हम अभी देख रहे हैं। वास्तविक प्रश्न देखेंगे अपन जो एक एक नंबर में आएंगे। इसके बाद हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय 1 कवर कर देंगे अब भी। क्वेश्चन नंबर 7,
गणितज्ञों का राजकुमार कौन है? ये बुक के अंदर से है, बुक के अंदर जो चित्र बना और फोटो बनी उसके अंदर वहीं से लिखा मैंने इसको। तो गणितज्ञों का राजकुमार कौन है? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस। दो गणितज्ञों के नाम लिखो, कोई भी दो के लिख सकते हैं। यहाँ पर पुस्तक में आर्किमिडीज और न्यूटन दिया था, वो लिख सकते और इस नाम को भी जोड़ सकते, भी गणितज्ञ है। तो मैंने लिख दिया पहला आर्किमिडीज और दूसरा इसी का लिख दिया, ये 2 प्रश्नों में काम आएगा, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगला था एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड चरणों की एक खालिस्तान होती, श्रृंखला होती है। क्या होती है? श्रृंखला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। क्या है? तकनीक। आगे एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी उसके समान दूसरा कोई नहीं होता, यूनिक होता है। अद्वितीय आएगा इसमें, क्लियर। अब प्रमेय का क्या है? हम कहते हैं प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। क्या लिखेंगे हम? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। क्लियर। इस टाइप से हमारे 12 ऑब्जेक्टिव मैंने दिखाए आपको, इनको अच्छे से देखना है आपको। अब हम 2-2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न था 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो इनके अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। हल लिखा हमने 12, 15, 21, इनके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे हम, और ऐसा गुणनखंड जो तीनों में होगा उसको एचसीएफ कहेंगे हम। तो 12 गुणनखंड निकालने जा रहे हैं हम। 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 15 के निकाल रहे हैं। 3 × 5 = 15, 5 × 5 21 के निकाल रहे हैं। 3 × 7 = 21, 7 × 7। हम देख रहे हैं इसके 2 × 2 × 3, इसके 3 × 5, इसके 3 × 7। जब एचसीएफ निकालेंगे हम 12, 15 और 21 का, तो क्या होगा? जो तीनों में गुणनखंड कॉमन होगा उसको एचसीएफ कहते हैं। तीनों में मुझे देखो क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3। ये पहला आंसर हो गया। क्लियर। अब जब हमें निकालना है एलसीएम आप 12, 15, 21 का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम इकट्ठा निकालते 2-3 तरीके होते हैं, मैं इकट्ठे वाली मेथड से बता रहा था। 12, 15 और 21 को यहाँ लिखेंगे। हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 × 12, 15 में नहीं जा रहा, 21 में भी नहीं जा रहा। फिर 2 का देंगे हम, 2 × 3 = 6, 15, 21। 3 का देंगे, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। 5 का देंगे 1, 5 × 5 = 7। अब 7 का देंगे 1, 1, 7 × 7। इन सबका गुणा करेंगे हम, वो कहलाएगा हमारा एलसीएम। तो देखिएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 ऐसा लिखेंगे हम। अब देखिए आप गुणा कैसे भी कर लो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का करेंगे 7 में हम। कैसे? 60 में 7 का गुणा करेंगे हम। 7 × 7 = 7 × 42, ये 420 आया हमारा दूसरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है ये
6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात करना है। तो हम 6 लिखा, यहाँ पर 72 लिखा, 120 लिखा, तीनों के गुणनखंड निकालेंगे हम अलग अलग। 6 के निकाल रहे हैं, हम जानते हैं 2 3 6 3 एकम 3, इसको 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। 72 के निकालेंगे हम, 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। आता है छोटी कक्षाओं की बात है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा था। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 120 के निकालेंगे हम, 2 6 12 299, 2 3 6 299, 2 एकम 2 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। जब हम लिखेंगे यहाँ पर HCF आप 6 72 120, तो क्या करेंगे? जो तीनों में रहता है उसको लिखते हैं गुणनखंड, जो तीनों में कॉमन रहता है 2 है और हमें 3 भी दिख रहा है, 3 भी है। 2 गुणित 3 तो 6 हो गया, पहला आंसर हो गया। अब हम LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम 6 72 120 का। तो लघुत्तम हम इस विधि से निकाल रहे थे, 6 72 120 इस मेथड से निकाल रहे थे हम। दूसरी मेथड से भी निकल जाता है, इससे निकाल रहे हैं हम। 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 6 12, 2 6 12 299, 3 2 एकम 2 2 8 16, 2 3 6 299, फिर 2 का 3 2 9 18, 2 एकम 2 2 5 10। जहाँ नहीं जाता उस संख्या को वैसे ही वैसे लिखते थे हम। 3 का 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 5 15, फिर 3 का 1, 3 एकम 3, 5 वैसा का और 5 का। तो इन सब का गुणा हमारा LCM होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 करेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 का 3 में करेंगे 360। कैसे गुणा कर लो आप? कैसे? 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में 2 गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। सही है। इस टाइप से दूसरा आंसर हो गया हमारा। और एक के नीचे गुणा नहीं आता, एक के नीचे लिख के गुणा कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूरा हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF LCM ज्ञात करना है। संख्या लिखी हमने 96 और 404। हम क्या करेंगे? 96 गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 404 के निकालेंगे हम। 2 दूनी 4, 299, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 299, 2 एकम 2 पर 101 का जाएगा। क्या लिखेंगे? 96 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इसका लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 10। हम लिखेंगे यहाँ HCF आप 96 404। गुणनखंड देख रहे हैं जो दोनों में कॉमन वो HCF कहलाता है। एक 2 था, एक 2 और था। 2 गुणित 2 ये हमारा आंसर होगा। अब क्या करेंगे? हम LCM निकालेंगे। LCM किसका? 96 और 404 का। 96 404, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 299, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 299, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 101, फिर 2 6 12, 101, फिर 2 का जा रहा, 2 3 6, 101, फिर 3 का जा रहा, 3 एकम 3, 101 में अब 101 का ही जाएगा। 101 एकम 101। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार है? 5 बार। 3 4 और 5 बार, और एक बार 3 है, एक बार 101 है। गुणा करेंगे हम, देखिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 3 में करेंगे 96 आएगा। 32 3 96 हुआ, गुणित 101। क्या करेंगे? रफ में 101 में 96 गुणा कर देंगे हम। 6 एकम 6, 699, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 999, 9 एकम 9, 6 9 6 9, तो हमारा है 9696। ये दूसरा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया।
क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ दे रखा था हमें 306 और 657 का 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना था। हमें एक तथ्य मालूम है, दो संख्याओं का गुणा उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। माना भी संख्या ए व बी है तो हम लिखेंगे यहाँ हल। हमें मालूम था दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, ये महत्तम है और लघुत्तम हम कहेंगे लघुत्तम समवर्धक है, एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इनका गुणनफल दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये तथ्य है हमारा, इसका यूज करेंगे हम। तो हमें देखिएगा एलसीएम का मान तो हमें ज्ञात करना है, एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ का मान हमें 9 दिया था। संख्याएं हमें दी थी क्या, 306 और 657। ये सूत्र है हमारा, दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। हमें एलसीएम तो ज्ञात करना था, एचसीएफ हमें 9 दिया था। ये संख्याएं हमारी ये 306 और 657 हमने मान ली ए बी के बराबर। अगले पद में इसको 9 को काट सकते हैं आसानी से हम, 9 एकम 9, इसको काटेंगे, 9 तेरी 27 और 9 चौको 36। तो यहाँ बचा एलसीएम बराबर गुणा करेंगे हम 657 में 34 का, 4 सत्ते 28 के 8 आता है 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 आता है 2, 4 छः 24 और 2 26। 3 का करेंगे, 30 सत्ते 21 के खाता है 2, 3 5 15 2 17 का खाता है 1, 3 18 और 1 19, 8 3 7 13 3 आता है 1। तो ये हमारा 22,338। अब हम इसके बाजू में लगा सकते हैं एलसीएम ऑफ समथिंग, एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 बराबर 22,338। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमें डिब्बे वाला सूत्र याद करना है, वो रखेंगे तो बनेगा सवाल हमसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है ये, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर हम ए बराबर बी क्यू धन आर कामा 0 छोटा है बराबर आर छोटा है बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। हमने यहाँ हेडिंग डाली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर हम ए बराबर बी क्यू धन आर कामा 0 छोटा है बराबर आर छोटा है बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू व आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये 1 नंबर में भी हो सकता है और 2 नंबर में भी हो सकता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है या प्रमेयिका है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखो। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या समझते हैं ना, 4 6 8 10 15 20, प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। आभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होते हैं वे अद्वितीय होते हैं। इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो किस क्रम में आ रहे हैं। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में है। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। क्लियर? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है, यानी एक विधि है। वो विधि क्या होती है? दोनों संख्याओं को देखते हैं, दोनों संख्याओं में देखते हैं बड़ी कौन सी है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यदि शेष भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है तो जिसका हम भाग दे रहे हैं वही एचसीएफ हो जाता है। यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा तो क्या करते हैं हम? शेषफल का वो भाजक में भाग देते हैं। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, देखते हैं शेषफल 0 आता तो जिसका हम भाग दे रहे हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, भाग देंगे। हम जानते हैं 13 एकम 13 लगभग एक बार भाग जा रहा है। 22 में 13 का भाग देते एक बार गए तो एक बार जा रहा है। 135 एकम 135 होगा, घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 90 बचता है। फिर क्या करेंगे? मैंने कहा था जो भाजक रहता है उस भाजक में इस शेषफल का भाग देते हैं। तो हम फिर 135 में 90 का भाग देंगे। एक बार गया, फिर शेषफल 0 नहीं आया, फिर भाजक में शेषफल का भाग देंगे, भाजक में शेषफल का भाग देंगे। यानी किस में देंगे? इसमें 90 में किसका देंगे? 45 का। 45 दूनी 90, भाग देने पर शेषफल 0 आ जा रहा है तो जिसका हम भाग दे रहे हैं ना वही एचसीएफ हो जाता है। तो हम कहेंगे जिसका जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा? एचसीएफ आप 135 225 बराबर 45। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा 7वां पूरा हो जाता है। अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से अभ्यास करना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 और आगे की बातें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह गया था। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। हम क्या करेंगे? हल लिखा हमने। हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 4 इस टाइप की बातें होंगी। 4 की घात n है, हम n के स्थान पर ये रखेंगे 1 2 3। जैसे ही हम 1 रखते हैं n बराबर 1 तो 4 की घात 1 n 4 आ जाएगा। n बराबर 2 तो 4 की घात 2 n 4 गुणित 4 16 आ जाएगा। और n बराबर 3 तो 4 की घात 3 4 गुणित 4 3 बार हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। इसी टाइप से अन्य बातें आएंगी हमारी। हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है।
हम 4 5 6 कुछ भी रख लेंगे, हमें शून्य नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि 4 की घातेन अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, प्रश्नावली में छपा हुआ है, वो क्या है, ये तो हो गया कंप्लीट हमारा। दूसरा करना चाहें तो यहाँ पर वो मान लीजिए 9वां क्वेश्चन हो गया हमारा, और यहाँ 6 की घात n दे रखी है, तो 6 की घात n तो यहाँ पर 6 लिख देंगे हम, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 का एक बार गुणा 6 ही आएगा, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 की घात 2 है, यहाँ लिखेंगे हम 6 गुणित 6 कितना हो गया 36। अगला यहाँ करेंगे 6 की घात 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 गुणित 6 गुणित 6, ये 216 आ जाएगा, 6 36 छक्का 216। हम देख रहे हैं इकाई पर 6 6 6 ही मिल रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। हम लोग उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रह गए थे। ठीक है, इस प्रकार अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है।